गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेबलाइजर और ऑर्बिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज और लैग्रेंज थ्योरम के कुछ और कॉन्सिक्वेंस को आज समझेंगे। लास्ट लेक्चर अगर आपने फॉलो किया था तो हमने स्टेबलाइजर और ऑर्बिट्स पर काम किया था थोड़ा सा। उसको थोड़ा सा और बेहतर समझ बनाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है। ये गैलियन की एक्सरसाइज ही है, उसी में से लिया है। आपके पास एक ग्रुप है परमुटेशंस का, तो देखिए ऑर्डर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो जी का ऑर्डर है वो क्या है 8 है यहाँ पर। तो आपको जो एलिमेंट्स हैं इसके उनका ऑर्बिट और स्टेबलाइजर कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं ऑर्बिट कहूँ ऑर्बिट ऑफ 1 इन जी, तो 1 का ऑर्बिट 1 कहाँ कहाँ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 फिट से मतलब 1 की इमेज 1 पर ही गई। यहाँ दूसरे में 1 2 पर जाएगा, यहाँ भी 1 2 पर ही गया, यहाँ 1 3 पर जा रहा है तो ऑर्बिट 3 भी हुआ। यहाँ पर 1 4 पे जाएगा, 4 है। यहाँ 1 नहीं है, इसका मतलब 1 फिट्स है, मतलब 1 1 पे ही गया। यहाँ 1 4 पे वो लिखा है, यहाँ भी फिट्स है 1 1 पे, तो यही है, इतने ही आए ऑप्शन। अगर आप स्टेबलाइजर ऑफ 1 इन जी ढूंढे, मतलब जो 1 को 1 पर ही ले जाते हैं वो परमुटेशन 8, तो यही है। दूसरा यहाँ पर 1 2 पे चले गया, यहाँ भी 2 पे, यहाँ 3 पर, यहाँ 4 पर, ये है आपके पास। नहीं, इसमें 1 3 पे जाएगा, इसमें 1 4 पे चले जाएगा। यहाँ 2 4 5 6 है, तो ये आपके पास आ गया 2 4 5 6, 2 एलिमेंट है। तो कल हमने बात की थी कि ऑर्बिट का ऑर्डर और स्टेबलाइजर का ऑर्डर का प्रोडक्ट करिए, ग्रुप का ऑर्डर आना चाहिए। तो इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट 8 एलिमेंट, ग्रुप का ऑर्डर वेरीफाई हो रहा है। 1 का ऑर्बिट 1 2 3 4 आ रहा है। आप 2 का ऑर्बिट भी निकालेंगे तो यही आएगा। 2 का ऑर्बिट में देखिए यहाँ पर 2 2 पे ही जाएगा, यहाँ 1 पे जाएगा, तो 2 के ऑर्बिट में 2 और 1 आ गए। यहाँ 2 3 पे जाएगा, यहाँ पर 2 4 पे जाएगा, बस। फिर वही रिपीट होगा, 2 1 पे जाएगा, यहाँ 2 2 पर ही जाएगा, यहाँ 2 3 पर जाएगा, 2 4 पर, तो 2 का ऑर्बिट भी यही आएगा, 3 का ऑर्बिट भी यही आएगा, 4 का ऑर्बिट भी यही आएगा। स्टेबलाइजर की संख्या 2 ही रहेगी सभी में, क्योंकि ऑर्बिट में 4 एलिमेंट हैं। स्टेबलाइजर अलग अलग हो सकते हैं, यह आप अब खुद करें तो बेहतर है। 1 2 3 के बाद अगला क्या करना चाहिए हमको, ऑर्बिट 5। 5 का ऑर्बिट देखिए, यहाँ 5 आइडेंटिटी है तो 5 5 पे ही जाएगा। यहाँ पर यहाँ 5 नहीं है तो 5 5 पे ही जाएगा। यहाँ देखिए 5 6 पे जा रहा है, यहाँ भी 5 6 पे गया, यहाँ भी 5 6 पे है, यहाँ 5 5 पे ही जाएगा, यहाँ 5 6 पे, इतना ही है। तो इसका मतलब स्टेबलाइजर ज़्यादा होंगे 5 के। कौन कौन है जो 5 को 5 पर ही भेज रहे हैं, एक तो ये 1 है, दूसरा एलिमेंट ये है आपके पास 1 2 3 4। अच्छा, इसमें 5 6 पे जा रहा है, फिर 1 3 2 4, यहाँ 5 6 पे जाएगा, यहाँ भी 6 पे जा रहा है, फिर 1 4 2 3, 1 4 2 3। अब देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ इसका ऑर्डर 4 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ऑर्बिट और स्टेबलाइजर के ऑर्डर का प्रोडक्ट 8 ही आना है। 6 का ऑर्बिट भी यही आएगा, तो उसे कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं। तो कौन कौन से एलिमेंट थे इसमें, 1 2 3 4 5 6, आपके पास यही है, आप बाकी खुद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।
यहां पर अब एक चीज हम प्रूव करेंगे, जो स्टेबलाइजर है ये जी का सब ग्रुप होगा। तो इसको कैसे प्रूफ करें, ये थ्योरम है, तो अब हम इसे देखते हैं। तो देखिए थ्योरम आपके पास जी आपके पास ग्रुप ऑफ परमुटेशंस है और ए कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है जी का, तो स्टेबलाइजर ऑफ ए विल बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं स्टेबलाइजर जो है जी का, उसमें परमुटेशंस आएंगे, फंक्शंस आएंगे सच दैट वो सब फाई ए इक्वल टू क्या कर दें, ये सब जी के एलिमेंट हैं, फाई कहाँ होगा, जी में होगा, सच दैट फाई ए इक्वल टू ए। आपके पास वो सारे परमुटेशन जो ए को फिक्स करते हैं, स्टेबलाइजर का मतलब स्टेबल बनाए रखते हैं, मतलब ए जहाँ है वहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग सब ग्रुप के लिए जो 2 स्टेप वाला हमारी थ्योरम थी, मतलब 2 परमुटेशन लीजिए फाई 1 फाई 2, उनका प्रोडक्ट जो है कंपोजिशन, मतलब वो भी इसी में आएगा तो क्लोज्ड हो जाएगा, फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे। चलिए देखते हैं। लेट फाई 1 फाई 2 बिलोंग्स टू स्टेबलाइजर ऑफ ए इन जी। सो इसका मतलब फाई 1 ए कितना है, ए, और फाई 2 ए भी ए है, ये दोनों ए को फिक्स करते हैं। नाउ फाई 1 ऑपरेशन फाई 2 ऑफ ए, इसका मतलब हो जाएगा फाई 1 ऑफ फाई 2 ए। तो फाई 1 फाई 2 ए कितना है, ए है, और फाई 1 ए भी ए है, मतलब जो कंपोजिशन है मैपिंग वो भी ए को ए पर ही पहुंचा रही है। दिस इम्प्लाइज फाई 1 ऑपरेशन फाई 2 बिलोंग्स टू स्टेबलाइजर ऑफ ए इन जी। 8 स्टेप प्रूफ हो गया। सो हम लिख सकते हैं स्टेबलाइजर ऑफ ए इन जी इज क्लोज्ड अंडर composition of functions, composition of functions, क्योंकि आपके सारे परमुटेशन 1 1 on 2 फंक्शंस हैं, तो आपने एक चीज दिखा दी। अब हमें इनवर्स दिखाना है कि इसमें इनवर्स भी है या नहीं है। लेट फाई 8, अब 8 ही लेना है तो फाई ले लीजिए, फाई बिलोंग्स टू स्टेबलाइजर ऑफ ए इन जी। दिस इम्प्लाइज फाई ए इक्वल टू ए होगा फिर। ठीक है, फाई इनवर्स, देखिए फाई जो है वो आपके पास कैसा फंक्शन है, आपने फाई के बारे में पढ़ा हुआ है कि परमुटेशन कैसा होता है, सिंस फाई इज 1 1 on 2 फंक्शन, सारे परमुटेशन बाइजेक्शन होते हैं, तो दिस इम्प्लाइज फाई इनवर्स एग्जिस्ट एंड फाई इनवर्स ए कितना होगा, वो भी ए ही होगा यहां से। तो फाई इनवर्स ए इक्वल टू ए आ रहा है, तो फाई इनवर्स भी स्टेबलाइजर है या नहीं। दिस इम्प्लाइज फाई इनवर्स is also an stabilizer of A in G. This implies phi inverse belongs to stabilizer of A in G. तो स्टेबलाइजर ने दोनों प्रॉपर्टी ले ली, फाई अगर इसमें है तो फाई इनवर्स भी है और कंपोजिशन भी है, तो फिर स्टेबलाइजर ऑफ ए इन जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये प्रूफ हो। तो जो स्टेबलाइजर होता है वो सब ग्रुप होता है। हमने ये बात वैसे भी देखी है कि इसमें आइडेंटिटी हमेशा आ रही थी, कल भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था,
और यहाँ भी आप इसे अपने आप में एक ग्रुप है ये प्रूफ कर सकते हैं। 4 एलिमेंट हैं, कंपोजिशन आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपने स्टेबलाइजर और ऑर्बिट रिवाइज आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर ऑर्बिट जो है वो आपको डिसजॉइंट सबसेट में बांटता है, ओरिजिनल सेट है इसको। इंट्रा ऑर्बिट अलट जा रहा है, इंट्रा ऑर्बिट अलट जा रहा है, आप देख रहे हैं। कल भी हमने ऐसे 3 हिस्सों में देखा था पिछले लेक्चर में। तो और दूसरा ये सब ग्रुप की ये बेसिक प्रॉपर्टी जिसमें हमने 2 स्टेप वाला आपके पास ऑपरेशन लगाया है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी विद द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड लेट एच इज अ सबसेट of those elements of G whose mod is 1. Give a geometrical description of the cosets of H. ये क्वेश्चन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में लिया है। तो G आपके पास किस तरह के एलिमेंट्स का कलेक्शन है, हम ऐसे ले लेते हैं इनको। कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z लिख लेते हैं। Z belongs to C set of complex numbers such that Z is नॉन जीरो। और मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होता है, ये जानते हैं सारे लोग। H के लिए भी सिंबल जो है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं मैं वही यूज करता हूँ कि दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ G whose mod is 1। तो अब अगर मैं Z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे x प्लस आई वाई ले लूँ, मैंने क्या किया है यहाँ सिंबल बदल दिया। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर Z के हिसाब से पढ़ा होगा तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो मॉड ऑफ Z क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसे 1 ले लिया जाए तो स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस 1। तो आपके पास ये सब ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि दो कोई भी Z1 Z2 ले लीजिए, उनका मॉड लेंगे, दोनों का मॉड 1 है तो प्रोडक्ट का मॉड भी 1 ही आएगा, तो क्लोज्ड हो गए। और अगर आप कोई इनवर्स लेते हैं किसी का तो वो भी यूनिट डिस्टेंस पर ही ओरिजिन से आएगा। तो अब अगर ये आपके पास ओरिजिन है तो ओरिजिन G का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और इससे 1 डिस्टेंस पर आपने एक H ले लिया है, ये आपको ये H है। H के वो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपने वो सारे एलिमेंट ले लिए जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, ये आ गया। अब अगर आप कोई एलिमेंट लेते हैं, कोई दूसरा, लेट Z1, जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ, लेट 2 अगर आपने ले लिया, 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है और रियल नंबर्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0। 2 अगर लेते हैं तो 2H कैसा होगा, आप जरा सोचिए। तो हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2H। या फिर ऐसा कर लीजिए, इसको Z ले लीजिए, ZH कोई। अगर आप 2 से करेंगे तो रेडियस बढ़ता जाएगा, यहाँ पर Z ही जो, अगर आप Z ही जो पर 2Z रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2Z मॉड 1 आ जाएगा। अरे 2Z हो तो मॉड Z कितना हो जाएगा फिर, हाफ। तो कैसा मॉड Z हाफ होने का मतलब कैसा कंसेंट्रेट सर्कल बनेगा जिसका रेडियस कैसा है, हाफ है। 3Z अगर आप लेते हैं, जो ऐसा नंबर लेते हैं जिसका मॉड 1 से कम हो, तो अब अगर आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं AZ लेता हूं और A कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप AZ मॉड इक्वल टू 1 करते हैं तो मॉड Z कैसा आएगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ A। तो A कैसा ले रहे हैं आप, ये देखते रहिए, A 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगर A 1 से बड़ा है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर A आप ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, तो सर्कल जो बनेगा वो यूनिट सर्कल के अंदर बनेगा।
और अगर जो ए आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं उसका मॉड 1 से कम है तो ये 1/mod है 1 से बड़ा हो जाएगा, तो जो सर्कल बनेगा वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आप पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को कंसेंट्रिक सर्कल्स से बांट सकते हैं। हर एक अपने आप में एक इक्विवेलेंस क्लास, ये आपके पास एक क्लास है, आपस में सब डिसजॉइंट होंगे। ऐसे बांटते बढ़ते आप सोचिए पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन कवर हो जाएगा एक्सेप्ट ओरिजिन। तो ये आपके कोसेट्स हैं। इस बार हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए तो क्या लिखा हुआ था, गिव अ ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोसेट्स ऑफ एच। तो उम्मीद है आपको ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। आप एच में ए अगर लेते हैं तो ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो ए जेड जिस समय आएगा मॉड 1 तो मॉड जेड ये आएगा। अब ए कॉम्प्लेक्स नंबर सोचते रहिए, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/mod ए जो होगा कभी 1 से बड़ा होगा कभी 1 से छोटा होगा। तो आपको डिफरेंट पॉसिबल रेडियाई के कंसेंट्रेट सर्कल मिलते जाएंगे और इस तरह से आप पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन कवर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कोसेट्स का नया डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। चलिए कुछ नया सीखते हैं फिर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास कि रोटेशनल ग्रुप ऑफ अ ट्यूब डिस्कस करिए। ट्यूब हम लोग एग्जाम्पल में जो लूडो हम लोग खेलते हैं तो उसके जो डाइस है हम उसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। तो आपके पास ये एक छोटा सा ट्यूब है, तो जो इसके फेसेज हैं उसमें जो एलिमेंट्स हो सकते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर ये लूडो खेलने वाली जो हमारी गिट्टी होती है, डाइस होती है, उसे लें तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि इसमें 1 और 6 अपोजिट फेस पर होते हैं। आप चेक करिएगा 1 और 6 अपोजिट, 1 होगा ठीक अपोजिट साइड में 6 होगा, 2 और 5 अपोजिट, 3 और 4 अपोजिट। तो आप गौर करिए सम क्या है, अपोजिट साइड्स का सम 7 आ रहा होगा। तो ये एक वैसे जानकारी है एडिशनल, लेकिन अभी ऐसा भी नहीं लिखा है। क्यूब है, इन जनरल क्यूब है। मैंने थोड़ा सा चीजें इजी बना ली क्योंकि ये हमने देखी हुई चीज होती है, तो इसी को समझ लेते हैं। सपोज मैं सबसे ऊपर मैंने 1 लिखा है, सोच लेता हूं इस वाले में जो ऊपर लिखा है क्या लिख दिया मैंने, 1। ठीक है, तो आप एक चीज देखिएगा, मैं 1 के हिसाब से सोच लेता हूं। मैं इसको अगर ऐसे रोटेट करना चाहूं, ऐसे इसका रोटेशन करें तो रोटेशन कितने होंगे, आप सोचिए 90 डिग्री पे रोटेट करिए। इस तरह से रोटेट करेंगे तो 1 ऊपर ही रहेगा, आप समझ पा रहे होंगे। आप ये बहुत अच्छी तरह क्लियर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज आप जो प्रैक्टिकल डाइस है वो अपने सामने रखिए और 90 डिग्री पे रोटेट करिए इस तरह से चारों तरफ। तो रोटेट करेंगे तो 1 1 ही रहेगा, 90 के बाद 180, R90 सॉरी R0, R90 रोटेशन, R180, R270, ये 4 रोटेशन है। और इन चारों रोटेशन में जो फेस सबसे ऊपर होगा वो ऊपर ही रहेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। ऐसा होगा या नहीं, 1 एक एग्जाम्पल है, आप 1 की जगह इनमें से कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो हुआ रोटेशन। अब अगर हम किसी और तरीके से रोटेट करें, इसको ऐसे ही रोटेट करना तो जरूरी नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि आप इसको खड़े में ऐसे घुमाना शुरू करें तो आप 1 से 2 पर भी जा सकते हैं, 1 से 3 पर भी जा सकते हैं, 1 से आप 4 पे भी जा सकते हैं, आप 1 से 1 पे भी रह सकते थे, 1 से 5 भी पहुंच सकते हैं और 1 से 6 पे भी पहुंच सकते हैं। आपके रोटेशंस की संख्या 8 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन आप पहुंच जाएंगे, ये समझ में आ रहा होगा। 1 है अपोजिट साइड 6 है, 2 बार घुमाइए पलटिए उसको 8, तो आप 6 पे आ जाएंगे।
तो 1 के लिए जितने पॉसिबल आपके पास ऑप्शन है, जो 1 को आप रोटेट कर रहे हैं और नंबर्स तक पहुंचने के लिए, तो वो 6 ऑप्शन है आपके पास। और 1 को 1 ही बनाए रखने के लिए कितने रोटेशन है, ये जो आपने इस तरह से घुमाए हैं, ये 4 रोटेशन है। तो टोटल 1 के साथ कितने आ गए आपके पास, 24 एलिमेंट्स का रोटेशन ग्रुप बन गया है ट्यूब का। जो 1 के लिए होगा वैसा ही 2 के लिए, 3 के लिए, 4, 5, 6 के लिए होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इस तरह से घुमाएंगे तो जो टॉप फेस होगा, टॉप पर जो फेस होगा वो वही रहेगा। तो इस तरह से आप घुमाएंगे तो ट्यूब को कितने में घुमा पाएंगे, 90, 180, 270। 4 पॉसिबिलिटीज हैं। और वैसे डिफरेंट और तरीके से घुमाते हैं तो 1 से आप कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, हो सकता है 1 पे ही रहे, आप 2 पर पहुंच सकते हैं, 3 पर, 4 पर, 5 पर और 6 पर। यही तो मिलेगा, और क्या आउटपुट मिलना है। तो आपके पास जो टोटल पॉसिबल केसेज हैं, देखिए कॉम्बिनेटरिक्स है, बेसिकली कॉम्बिनेशन परमुटेशन का एडवांस वर्जन है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस देखिए इस तरह से 6, और ऐसे घुमाते हैं जहां 1 ही रहे, ये 1 नहीं रहे वाले हैं मैक्सिमम 1 से घुमाते हुए, और ये 1 ही रहे तो ये 4 है। तो टोटल दोनों डिफरेंट हैं। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है अरेंजमेंट की, परमुटेशन की, तो टोटल कितने केस आ गए, 24। तो रोटेशन ग्रुप जो ट्यूब का है वो कितने एलिमेंट्स को कंटेन करता है, 24 एलिमेंट्स को। 24 एलिमेंट्स के साथ अगर आपको याद हो तो मैंने S4 भी पढ़ाया है। परमुटेशन ग्रुप में अगर आप देखेंगे मैंने S3 और S4 पे फोकस किया था। S4 में फैक्टोरियल 4 एलिमेंट होंगे, जो जाहिर सी बात है 24 ही आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इस बात पे नेक्स्ट जो कोसेट के बाद में पढ़ाऊंगा वो होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म होगा। वहां हम ये संभावना तलाशेंगे कि क्या ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, इनमें कोई आइसोमॉर्फिज्म मिल सकता है। अभी मैं आइसोमॉर्फिज्म पे बात ही नहीं करना चाहूंगा, मैं केवल ये बताना चाहूंगा कि रोटेशनल ग्रुप ऐसा है, 24 एलिमेंट्स यहाँ भी हैं रोटेशनल ग्रुप में, ट्यूब के रोटेशनल ग्रुप में, और हमारे पास यह S4 भी है। एक्चुअली आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मिलेगी, कैले थ्योरम। आर्थर कैले ने 1850 के आसपास थ्योरम दे रखी है। कैले साहब का कहना है कि कोई भी ग्रुप ले लीजिए आप और फाइनली एक परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। मतलब आप कोई भी ग्रुप उठाइए, आप किसी भी चीज का ग्रुप उठाइए कहीं से भी, फाइनली वो किसी न किसी परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो हम वहां पर इसे देखना चाहेंगे कि हमने तो रोटेशन ग्रुप उठाया था ट्यूब का, ये वाला, क्या ये जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, क्या ये S4 के साथ आइसोमॉर्फिक होगा या नहीं होगा, तो होने की क्या शर्तें हैं, ये सारी चीजें डिस्कशन वहां आगे नेक्स्ट करेंगे। लेकिन अगर आप रोटेशन समझ गए तो ये हमारे लिए सफलता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक और रोटेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके बाद समझाता हूं। क्या इतना क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ग्रुप थ्योरी का यही पोर्शन है जो लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में रहेगा। बाकी तो थ्योरम्स हैं वो नॉर्मली एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा होती हैं। यहां पर आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं कि ये जो वर्टेज हैं यहाँ पर आप डिफरेंट एटम सोचिए, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो ग्रुप थ्योरी इसलिए केमिस्ट्री में भी यूज होती है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो इसी बात का सबसे शानदार एग्जाम्पल है। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक फुटबॉल का स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहा हूं, और फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर नेक्स्ट में है उस पर 1996 में नोबेल अवार्ड मिल चुका है। ये 3 केमिस्ट्री के एक्सपर्ट रहे हैं, रॉबर्ट कर्ल थे और रिचर्ड स्माले और हेरोल्ड क्रोटो। इन लोगों ने 1985 में ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था और लेजर बीम से बाकी पोर्शन हटा दिया
तो जैसा फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है एग्जैक्टली वैसा स्ट्रक्चर बना, वो डोम लाइट स्ट्रक्चर होता है। तो एक मशहूर आर्किटेक्ट थे आर बकमिंस्टर। इनके नाम पर फुटबॉल के स्ट्रक्चर के तौर पर जो ये स्ट्रक्चर इन तीनों लोगों ने 1985 में बनाया उसे बकी बॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बकी बॉल्स। तो ये जो बकी बॉल्स है आप उसे सरल भाषा में फुटबॉल कह लीजिए, क्योंकि हम फुटबॉल ही बनाएंगे ऑलमोस्ट जैसा है, या उसे समझेंगे कि फुटबॉल कैसी होती है। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर था, जहां जहां पर इस तरह से वर्टिसेज मिलेंगे आपको, फुटबॉल में हेक्सागन और पेंटागन होते हैं। फुटबॉल में दो ही स्ट्रक्चर होते हैं, एक हेक्सागन का और एक पेंटागन का। कितने हेक्सागन और कितने पेंटागन होते हैं क्या आपको मालूम है? किसी भी स्टैंडर्ड फुटबॉल में हेक्सागन की संख्या और पेंटागन की संख्या, ये पेंटागन होगा, हेक्सागन की संख्या 20 होती है, पेंटागन की संख्या 12 होती है। आप याद करने के लिए सोच सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा साइड है वो ज़्यादा संख्या में होती है, जिसमें कम साइड है वो कम संख्या में होती है। तो 20 और 12 आपको याद रहेंगे। एक स्टैंडर्ड फुटबॉल में इतने हेक्सागन और इतने पेंटागन होते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रोटेशन ग्रुप क्या हो सकता है। तो ये उम्मीद है ये हिस्ट्री आपको पसंद आई होगी। आप इस पर गूगल पे या यूट्यूब पे जाइएगा, बकी बॉल्स का स्ट्रक्चर आपको बहुत इंजॉयबल रहेगा और ये प्रैक्टिकल समझ भी बनाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे समझते हैं इसका रोटेशन ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, डिस्कस द रोटेशन ग्रुप ऑफ ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रन। ये ही टेक्निकल नाम है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में फुटबॉल कह रहे हैं। बेसिकली मैथमेटिकली उसका जो स्टैंडर्ड नाम है वो ये है, ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रन। आप लोग ने ये सुना होगा मा, मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। आप इसका लोगो देखिएगा, लोगो यही है, ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रन। ये टेक्निकल नाम है जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग फुटबॉल कह रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फुटबॉल में जितने पेंटागन हैं उनकी संख्या कितनी है? 12, और हेक्सागन जो है वो 20 है। कहीं से भी उठा लीजिए आप। मैं फुटबॉल का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, वो बनाना आप भी समझ रहे हैं, वो प्रैक्टिकली काफ़ी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है फुटबॉल। आप पेंटागन हेक्सागन जैसा मिलाते हुए बना सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन वो बेहतर है कि आप उसे खुद समझें या फिर यूट्यूब पे खुद फॉलो करें कहीं पर। हम मान लेते हैं, एस मान लेते हैं, इनमें से कोई भी ले लीजिए, पेंटागन या हेक्सागन, किसी के लिए भी। हम ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाई थी क्यूब के लिए, यहां भी वही लगा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं लेट एस इक्वल टू सेट ऑफ पेंटागन ले लेते हैं, 12 पेंटागन्स। तो आप एक बात तो मानते हैं कि पेंटागन को मैं रोटेट करके किसी भी दूसरे पेंटागन तक पहुंच सकता हूं। मतलब एक पेंटागन पे मैंने निशान लगा लिया, वो फुटबॉल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जो कैमरे पे दिख रहा है। सोचिएगा, जैसे मैंने अभी पीछे डायस में किया था कि मैं रोटेट करके दूसरे फेस को ऊपर ला सकता हूं, ऐसे ही मैं पेंटागन के किसी भी फेस को ऊपर ला सकता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं बाय रोटेशन we can reach to any pentagon। तो फिर आप एक पेंटागन लीजिए और उस सोचिए उसका जो ऑर्बिट है, मतलब वो कहां कहां पहुंच सकता है। तो 12 पॉसिबल पेंटागन है, वो किसी पे भी पहुंच सकता है। सो ऑर्बिट
size of a particular pentagon इस 12, वो 12 किसी भी पेंटागन पे पहुंच सकता है। मतलब फुटबॉल को घुमाइए, सरल लैंग्वेज, बहुत ही सरल है। फुटबॉल हाथ में लीजिए और सारे पेंटागन पे रोल नंबर डाल दीजिए, सपोज 1 2 3 4 12 तक। अब 1 सबसे ऊपर है आपके सामने, कैमरे के सामने है सबसे ऊपर, तो आप फुटबॉल को घुमा के 2 को भी ऊपर ला सकते हैं या नहीं, 3 को भी ऊपर ला सकते हैं या नहीं, ऐसे ही 12 को भी ऊपर ला सकते हैं या नहीं। क्यों नहीं ला सकते? घुमाते रहिए जब तक नहीं आएगा, वो एक ही बार में आ जाएगा 12 ऊपर। क्या ये समझ पा रहे हैं? मतलब तो जो रोटेशन से आप किसी भी पेंटागन तक पहुंच सकते हैं, तो जो 1 है, मान लीजिए रोल नंबर 1, वो किसी भी पेंटागन पे रोटेट हो सकता है। मतलब ये उसका ऑर्बिट माना जाए या नहीं? क्लियर है? अब ऑर्बिट तो हो गया, अब स्टेबलाइजर पे फोकस करते हैं। ये पेंटागन है, इसको यही मान लीजिए ये 1 है, इसी को आपके चेहरे के सामने सबसे ऊपर रखना है, तो इसको 5 बार घुमा सकते हैं आप, 5 रोटेशन हो जाएंगे। नाउ देयर विल बी 5 rotations which fits a particular pentagon। किसी एक पेंटागन को ऊपर ही रखना है, तो 5 बार ऐसे घुमाते रहिए, तो ये यही आएगा। ये समझ में आया? तो ये आपके पास क्या हो गया, वो ऑर्बिट था, ये स्टेबलाइजर हो गया। सो साइज ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ अ पर्टिकुलर पेंटागन क्या हो जाएगा? 5। यूजिंग ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में काफी डिस्कस की ये सारी चीजें। मैंने उसे प्रूफ नहीं किया क्योंकि मैं आइसोमॉर्फिज्म पे अभी नहीं पहुंचा। थ्योरम मैंने बताई थी, यूजिंग ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 12 into 5 इक्वल टू 60। तो आपने पेंटागन से स्टार्ट किया, आप प्लीज हेक्सागन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप हेक्सागन से स्टार्ट कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपका ग्रुप का ऑर्डर 60 ही आएगा। किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कीजिए। मैंने पिछले डायस वाले केस में 1 से स्टार्ट किया, आप 1 की जो 2 3 4 5 6 से उठा लेते तो भी तो वही कहानी रहती। यहां भी फुटबॉल में पेंटागन से शुरू कीजिए या हेक्सागन से। तो एक फुटबॉल जिसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उसका ग्रुप का रोटेशन सारे पॉसिबल कितने हैं? 60। अब आप यहां पर देखिए, मुझे अभी इतना ही बताना है। नाउ थिंक अबाउट S5, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो S5 का जो ऑर्डर होगा वो 120 होगा। आप इसमें इवन परमुटेशंस का कलेक्शन लीजिए, A5 का ऑर्डर कितना होगा? 60। तो हम आइसोमॉर्फिज्म में पढ़ सकते हैं कि वेदर A5 इज आइसोमॉर्फिक टू दिस और नॉट, और फिर कैले साहब की थ्योरम भी आएगी, तो आप फिर इंजॉय करेंगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि A5 60 के आइसोमॉर्फिक हो। तो हमेशा कोई भी ग्रुप हो, किसी भी ऑर्डर का लीजिए, एक परमुटेशन ग्रुप तो मिलना ही मिलना है। तो परमुटेशन आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप अलजेब्रा समझना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी ग्रुप मिला, उस ऑर्डर का एक परमुटेशन ग्रुप पक्का मिलेगा जो दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। आइसो मतलब समान, मॉर्फोलॉजी मतलब उनकी वैसे तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी तौर पर एक जैसा दिखना। यहां पर अलजेब्राइकली सेम होंगे, अलजेब्रा दोनों की सेम होगी। मतलब अलजेब्रा में जो जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हैं, जैसी एक ग्रुप की होगी वैसी ही दूसरी ग्रुप की भी होगी, तो दोनों आइसोमॉर्फिक माने जाएंगे। इससे ज़्यादा अभी आइसोमॉर्फिज्म में बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वो हमें नेट्स में समझना ही है। मैं केवल हिंट दे दे रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा कि भाई हम रोटेशन ग्रुप पढ़ रहे थे इकोसाहेड्रन का, रोटेशन ग्रुप हमें समझ में आ गया है, और हमें यह भी समझ में आया कि इस तरह का हम किसी का भी रोटेशन लें, आप और भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं।
आप टेट्राहेड्रन का डिस्कस कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो रोटेशन ग्रुप डेवलप हुआ है वो कोई ना कोई परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, ये आप समझेंगे। चलिए कुछ नया सीखते हैं आगे अभी। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द रोटेशन ग्रुप्स ऑफ पी एंड क्यू इन D4। D4 क्या होता है? डायहेड्रल ग्रुप, वेयर पी एंड क्यू आर सोन एज। देखिए ये स्क्वायर है आपके पास, और इस स्क्वायर का जो डायगोनल है उस पर एक पॉइंट है कहीं पर पी, और यहाँ क्यू डायगोनल पर नहीं है, ऑफ द डायगोनल है, मतलब डायगोनल से थोड़ा सा दूर। तो इनके रोटेशन ग्रुप स्टडी करने हैं डायहेड्रल में, किस तरह से आएंगे ये हम चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाता हूँ। तो आप इसे देखिए, आपको निकालना है इसका स्टेबलाइजर। जैसे स्टेबलाइजर किसका हमें चाहिए? पी का चाहिए। किसमें चाहिए? D4 में। स्टेबलाइजर का मतलब होता है कि पी को जो स्टेबलाइज किए रहे हैं, जो पी को पी पर ही रहने दें। तो एक अच्छा तरीका है, अगर डायहेड्रल आपने पढ़ा हो, मैंने डायहेड्रल पे पूरा लेक्चर बनाया था शुरुआत में, ग्रुप थ्योरी के शुरुआती लेक्चर्स जो है उनमें से आपको वहाँ मिल जाएगा। आप उसे पूरा फॉलो करिए, डायहेड्रल क्या होता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये R0 एक आपके पास रहेगा। बल्कि जो जितने भी आज में रोटेशन ग्रुप हैं ये तभी बेहतर समझ आएंगे जब आप डायहेड्रल समझे पहले। तो प्लीज आप उसे जरूर समझिएगा। डायहेड्रल का टेक्निकल डिस्क्रिप्शन फिर होगा, पहले मेन चीज डायहेड्रल होता क्या है, किस तरह से रोटेशन रिफ्लेक्शन हमारे हो सकते हैं, ये जरूर समझना है। अच्छा, उसके बाद R90 180 करेंगे तो P अपनी पोजीशन से हट जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, P पर ही नहीं रहेगा। ठीक है, 4 रोटेशन थे, बाकी रोटेशन में P अपनी जगह से हटेगा, ये तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, अब रिफ्लेक्शन हम पलट रहे थे, ये जो डायगोनल था हमने इसको D बोला था, कैपिटल D, अगर आपने डायहेड्रल पढ़ा हो तो। अगर मैं इसी के अलाउंग पलट दूं तो जो P होगा P पर ही रहेगा या नहीं, इसे D के अलाउंग रिफ्लेक्ट करूं, इसको पलट दूं, ये जो टाइल है मान लीजिए कांच की टाइल है और यहाँ पर एक पॉइंट बना है मैंने, और इसको मैंने एक हाथ मेरा यहाँ पर है, एक हाथ यहाँ पर है, और इन दोनों हाथों से पकड़ के मैंने इस टाइल को पलट दिया। तो आप बताइए P कहीं गया या वहीं पर रहा? तो इस डायगोनल के अलोंग अगर आप करें रोटेशन, रिफ्लेक्ट पलट दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पर P था वहीं रहेगा। तो इसका स्टेबलाइजर ये रहेगा। तो इसके स्टेबलाइजर में R0 और D दो ही आपके पास एलिमेंट रहेंगे। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। अगर आप दूसरा, अब इसका ऑर्बिट ये और कहाँ कहाँ जा सकता है, देखिए जिस समय आप ऐसे ले लीजिए, ऑर्बिट की अगर आप बात करेंगे, इस डायगोनल को एक हाथ यहाँ पर और एक हाथ यहाँ पर लेते हुए इसको पलट दें तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा या नहीं, सोचिएगा। पलट दें तो इधर आएगा, और ऐसे ही 90 डिग्री रोटेट कर दें तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये 4 जो पॉइंट्स हैं ये इसका क्या माने जाएंगे? ऑर्बिट। ऑर्बिट सबसेट होता है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। जो P का ऑर्बिट होगा, P इन 4 जगहों पर ही घूमता रहेगा। आप 90, 0, 90, 90 में ये यहाँ पहुँच जाएगा, 180 में यहाँ, 270 में यहाँ, फिर 360 में दोबारा यहाँ, ऐसे भी कह सकते हैं। या आप इसके अलाउंग रिफ्लेक्ट कराएं तो ये पॉइंट यहाँ पहुँचेगा। तो इस तरह से आप सोचेंगे P पॉइंट इन 4 पॉइंट्स के अलावा और कहीं नहीं जा पाएगा। तो ये उसका ऑर्बिट है, और ये फंक्शंस है जो स्टेबल किए रखते हैं, तो ये स्टेबलाइजर है। उम्मीद है आपको P का रोटेशन ग्रुप समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं Q के लिए। ये हमारे पास था और Q यहां पर है। तो अगर आप स्टेबलाइजर ढूंढते हैं, इसका स्टेबलाइजर अंडर D4 ऑफ Q, तो R0 तो रहेगा ही 0 डिग्री पे रोटेशन,
अच्छा, बाकी 90, 180, 270 वो तो इसको रोटेट कर देंगे, तो वो तो रहेगा नहीं। और अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं, इसको पलट देते हैं, तो क्यू की इमेज यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। आप समझ रहे हैं, ये भी स्टेबल नहीं हुआ। अगर आप इसके अलोंग पलटें तो ये 2 पॉइंट, ये दोनों क्यू हैं, ये 2 पॉइंट यहाँ निशान बना देंगे, पलट देंगे। तो आप हाथ अपना यहाँ पर लगाइए, कांच की टाइल है सोचिए, ये 2 पॉइंट्स हैं, और इसको पलटिए इन दोनों हाथों, यहाँ से फिट हाथ लगा के पलटेंगे तो ये साइड, ये वर्टेक्स यहाँ पहुँच जाएगा और इधर वाला यहाँ पहुँचेगा, ये पॉइंट्स यहाँ मार्क हो जाएंगे। अगर आप 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर 90 में ये आ गया, फिर 90 में ये आ गया। तो देखिए जो इसका ऑर्बिट है वो ये पॉइंट्स हैं सर, जहाँ डॉटेड बने हैं ये ऑर्बिट है, और स्टेबल तो ये केवल R0 में ही है, और कुछ भी कर देंगे तो ये 8 से ज़्यादा निशान बनेंगे। क्यू शुरू में सिंगल पॉइंट था, ये सारे जो डॉट हैं ये क्यू के ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, और ये स्टेबलाइजर केवल R0 है। तो ऑर्बिट और स्टेबलाइजर क्यू का हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा कि जब ये डायगोनल्स पे थे तो 4 पॉइंट आ रहे थे, ऑफ द डायगोनल ले रहे हैं तो डबल हो जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन में अलग, रोटेशन में अलग। तो आज हम लोग ने जो रोटेशन ग्रुप होते हैं और ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझी होगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो स्टेबलाइजर किसी और ऑर्बिट किसी भी एलिमेंट का, उनका जो जी में आप ऑर्बिट और स्टेबलाइजर है इनके प्रोडक्ट के बराबर है। हम इसी को समझ रहे हैं बस। तो इसका प्रूफ भी, क्योंकि ये स्टेबलाइजर जो है वो आपके पास सब ग्रुप है, तो कोसेंट ग्रुप हम डेवलप कर सकते हैं बाद में। एक्चुअली जी अभी हमने ये नहीं पढ़ा है कि जी बाई स्टेबलाइजर ऑफ दिस, हम ये पढ़ सकते हैं, और फिर हम ये दिखाएंगे कि ये जो ग्रुप है इससे ऑर्बिट तक 1-1 मैपिंग दिखानी है। फिर तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ जी, ए इन जी हो जाएगा। और अगर मैं 1-to-1 मैपिंग दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब जितने एलिमेंट इसमें हैं जो कार्डिनेलिटी हिस्ट्री है वही हिस्ट्री भी हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट ए इन जी हो जाएगा। और यही थ्योरम है कि स्टेबलाइजर का ऑर्बिट और एक, समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम थोड़ा सा मैपिंग में यहाँ पर एक इस तरह से पहले स्ट्रक्चर डिफाइन कर लें, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, इस वजह से मैंने इस थ्योरम को प्रूफ नहीं किया है। आपको समझ में आया है और आपने पहले से चीज़ें पढ़ी हैं, तो आप लोग कोसेंट ग्रुप समझते होंगे। कुछ ऐसा बना के आप यहाँ से 1-1 मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा, तो अपने आप ही आ जाएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा वेट करिए, आइसोमॉर्फिज्म हम लोग आए, कोसेंट और आइसोमॉर्फिज्म, तब उसके बाद चीज़ें पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी रोटेशन ग्रुप अगर आपको, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे आपके पास ट्यूब का हो, ये समझ में अगर आपको आ पा रहा है तो हमारे लिए आज पर्याप्त है कि चीज़ें हम समझ रहे हैं। आज इतना ही करते हैं। लैग्रेंज थ्योरम के और भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।